नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को पकड़ते हैं जो नॉर्सिट जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की। ये एक ऐसा विषय है जिससे सवाल आना ही आना है, तो क्यों ना इसे इतना अच्छे से समझ लें कि कोई कंफ्यूजन ही ना बचे। तो फिर शुरू करें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले समझेंगे कि मैल न्यूट्रिशन आखिर है क्या और इसे क्लासिफाई कैसे करते हैं। फिर सीधा प्रैक्टिकल चीज़ों पर आएंगे, जैसे कि सिवियर अक्यूट मैल न्यूट्रिशन या सैम को पहचानना कैसे है, और सबसे ज़रूरी WHO का 10 स्टेप मैनेजमेंट प्लान क्या है। उसके बाद हम कुछ अहम कॉम्प्लिकेशंस भी देखेंगे और आखिर में एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक टच करेंगे, रीफीडिंग सिंड्रोम। तो पूरा प्लान सेट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मैल न्यूट्रिशन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक दुबला पतला बच्चा जिसे खाना नहीं मिल रहा है ना? ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली डेफिनेशन इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और थोड़ी सरप्राइजिंग भी। तो देखिए, माल न्यूट्रिशन का सीधा सा मतलब है एबनॉर्मल न्यूट्रिशन। एबनॉर्मल, इसका मतलब न्यूट्रिशन की कमी तो है ही, लेकिन इसका मतलब न्यूट्रिशन का एक्सेस यानी जरूरत से ज्यादा होना भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। ओबेसिटी यानी मोटापा टेक्निकली माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में ही आता है ना? माइंड ब्लोइंग। तो अगली बार जब कोई माल न्यूट्रिशन कहे तो सिर्फ कमी के बारे में मत सोचना। चलिए, अब इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। और हाँ, यहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना, क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट एरिया है। सवाल यहीं से बनते हैं। हम माल न्यूट्रिशन को दो मेन तरीकों से देखते हैं। एक, किसने टाइम से है यानी ड्यूरेशन, और दूसरा कितना सीरियस है यानी सिवेरिटी। इन दोनों का फर्क समझना गेम चेंजर है। तो पहले बात करते हैं ड्यूरेशन यानी समय की। यहां दो चीजें हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मैलन्यूट्रिशन को हम वेस्टिंग भी कहते हैं। इसमें बच्चे का वेट उसकी हाइट के हिसाब से कम होता है। सोचो, ये एक रीसेंट प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ है क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन, जिसे हम स्टंटिंग कहते हैं। यहां बच्चे की हाइट उसकी एज के हिसाब से कम रह जाती है। ये एक लंबी प्रॉब्लम है। तो सिंपल सा फंडा है, वेस्टिंग मतलब वेट फॉर हाइट, स्टंटिंग मतलब हाइट फॉर एज। क्लियर? अब आते हैं सिवियरिटी पर, मतलब प्रॉब्लम कितनी गंभीर है। इसको नापने के लिए हम एक स्टैंडर्ड टूल यूज करते हैं जिसे कहते हैं जी स्कोर। बस इतना समझो कि जी स्कोर बताता है कि एक बच्चा एवरेज ग्रोथ से कितना पीछे है। अब यहां नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर जी स्कोर -2 से -3 के बीच है तो यह है मॉडरेट मैलन्यूट्रिशन, और अगर यह -3 से भी नीचे चला गया तो सिचुएशन सीरियस है, यह है सिवियर मैलन्यूट्रिशन। ये दो नंबर्स -2 और -3 बिल्कुल दिमाग में लॉक कर लो। एक्सीलेंट। अब हम फोकस करेंगे सबसे क्रिटिकल कंडीशन पर, सिवियर अक्यूट मैलन्यूट्रिशन, शॉर्ट में सैम। यहां चीजें बहुत सीरियस हो जाती हैं। सही टाइम पर इसको पहचान लेना सच में लाइफ और डेथ का सवाल बन सकता है। तो सैम को डायग्नोस कैसे करें? इसकी 3 कार्डिनल साइंस हैं, 3 रेड फ्लैग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन 3 में से अगर एक भी प्रेजेंट है, एक भी, तो डायग्नोसिस कंफर्म्ड है, सैम है। नंबर 1, बायलैटरल पीडल एडिमा यानी दोनों पैरों में स्वेलिंग। नंबर 2, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस यानी म्यूएक। अगर ये 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो ये सैम है। और नंबर 3, वेट फॉर हाइट का जी स्कोर -3 से कम। इन तीनों को रट लो, कोई एक भी दिखे तो अलार्म बज जाना चाहिए। तो जैसे ही सैम डायग्नोज हुआ, हमें एक्शन में आना है, और इसके लिए हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। यह है WHO का 10 स्टेप मैनेजमेंट प्लान। ये वो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जिससे इन क्रिटिकल बच्चों की जान बचाई जाती है। ये हैं वो 10 स्टेप्स। इन्हें देखकर घबराना नहीं है। इन्हें हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला फेज है स्टेबलाइजेशन, मतलब पहले बच्चे को स्टेबल करना है। इसमें आते हैं पहले कुछ स्टेप्स। हाइपोग्लाइसीमिया ठीक करो, हाइपोथर्मिया ठीक करो, डिहाइड्रेशन और इन्फेक्शन को कंट्रोल करो। जब बच्चा स्टेबल हो जाए तब शुरू होता है दूसरा फेज, रिहैबिलिटेशन। यहाँ पर हम धीरे धीरे फीडिंग शुरू करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं और कैचअप ग्रोथ अचीव करते हैं। ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। स्टेबलाइज फर्स्ट, फीड लेटर, ये मंत्र याद रखें। हाँ जी, तो सबसे पहले स्टेबलाइजेशन। अभी फीडिंग के बारे में सोचना भी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है 3 चीजें, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया और डिहाइड्रेशन। ये लीथल ट्रायड है, इन्हें कंट्रोल करना है, वरना बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। स्टेप 1,
हाइपोग्लाइसीमिया। अगर ब्लड शुगर 54 mg/dl से कम है तो इमरजेंसी है, फौरन एक्शन लेना है। अगर बच्चा कॉन्शियस है, होश में है, तो 50 ml 10% डेक्सट्रोज या 10% शुगर सोल्यूशन मुंह से देना है। और अगर अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो आईवी लाइन से 5 ml पर kg 10% डेक्सट्रोज देना है। ये बिल्कुल क्रिटिकल लाइफ सेविंग स्टेप है। नेक्स्ट, स्टेप 2, हाइपोथर्मिया। अगर टेम्परेचर 35.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी है। बच्चे को गर्म करना है, गर्म कंबल में लपेटो। सर को ढकना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा हीट लॉस वहीं से होता है। और अगर अवेलेबल है तो वार्मर या इंक्यूबेटर में रखो। बॉडी हीट को मेंटेन करना ही टारगेट है। अब आते हैं स्टेप 3, डिहाइड्रेशन पे, और ये थोड़ा ट्रिकी है। यहां हम नॉर्मल ORS यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें सोडियम ज्यादा होता है, जो माल नरिश्ड बच्चे के लिए ठीक नहीं। इसलिए हम यूज करते हैं एक स्पेशल सोल्यूशन जिसका नाम है रीसोमाल। इसका फुल फॉर्म है रीहाइड्रेशन सोल्यूशन फॉर मालन्यूट्रिशन। इसमें सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा होता है। और अगर बच्चा शॉक में है तब IV फ्लूइड्स देंगे, जैसे रिंगर्स लैक्टेट या D5। तो जब बच्चा इन 3 खतरों से बाहर निकलकर स्टेबल हो जाता है, तब हम आते हैं फीडिंग पर। लेकिन यहां मंत्र है स्टार्ट लो, गो स्लो। धीरे धीरे शुरू करो। हम शुरू करते हैं F75 फॉर्मूला से। इसमें एनर्जी कम होती है ताकि बॉडी एडजस्ट कर सके। जब बच्चा इसे आराम से टॉलरेट करने लगे, तब हम गियर चेंज करते हैं और हाई एनर्जी फॉर्मूला यानी F100 पर शिफ्ट होते हैं, कैचअप ग्रोथ के लिए। F75 फॉर स्टेबलाइजेशन, F100 फॉर कैचअप। सिंपल। बहुत बढ़िया। हमने स्टेबलाइजेशन और फीडिंग की शुरुआत को समझ लिया। लेकिन अब एक ऐसे दुश्मन की बात करनी है जो छिपा हुआ है, जो ट्रीटमेंट के दौरान ही अटैक कर सकता है। नाम है रीफीडिंग सिंड्रोम। हाँ, ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझना आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। तो एक सवाल है, जब हम एक इतने बीमार मैलनरिश्ड बच्चे का इलाज शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? शायद आप सोचेंगे, खतरा कैसा? हम तो उसकी जान बचा रहे हैं। पर यही तो आयरनी है। बच्चे को बचाने का प्रोसेस, यानी उसे खाना खिलाना, अगर सही से ना किया जाए तो वही उसके लिए जानलेवा बन सकता है। और उसी खतरे का नाम है रीफीडिंग सिंड्रोम। ये एक मेटाबॉलिक गड़बड़ी है। सोचिए, एक बॉडी जो भूखी रहने की आदी हो चुकी है, उसको जब आप अचानक से आके ढेर सारा न्यूट्रिशन दे देते हैं तो वो शॉक में चली जाती है। बॉडी के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे बहुत ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आइए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये होता कैसे है। देखिए, जब बॉडी स्टार्व करती है तो इंसुलिन लेवल बहुत लो होता है। अब जैसे ही आप उसे खाना, खास करके कार्ब्स देते हैं, पैनक्रियास से एकदम से ढेर सारा इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर सेल्स के अंदर डालना। लेकिन ग्लूकोज के साथ साथ ये ब्लड से फॉस्फेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम को भी उठाकर सेल्स में डाल देता है। नतीजा, ब्लड में इन जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो जाती है। और जब ये होता है तो हार्ट, लंग्स, नर्वस सिस्टम सब फेल हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम के लिए रीफीडिंग सिंड्रोम की सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है। इसका हॉलमार्क, इसका सबसे बड़ा साइन है हाइपोफॉस्फेटीमिया, यानी ब्लड में फॉस्फेट लेवल का गिर जाना। ये वो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर है। सवाल सीधा आएगा, हॉलमार्क ऑफ रीफीडिंग सिंड्रोम इज? आपका जवाब होना चाहिए हाइपोफॉस्फेटीमिया। इसको बिल्कुल मत भूलना। तो इस सब जानकारी का हमारे काम के लिए क्या मतलब है? मतलब सिंपल है, हम किसी भी मैलनरिश पेशेंट को आते ही प्लेट भर के खाना नहीं दे सकते। हमें स्टार्ट लो, गो स्लो के रूल को फॉलो करना है और उनके इलेक्ट्रोलाइट्स, खास करके फॉस्फेट पर बास की तरह नजर रखनी है। ये हमें सिखाता है कि इलाज करना सिर्फ दवा देना या खाना खिलाना नहीं है, ये एक डेलिकेट बैलेंस को रिस्टोर करना है। उम्मीद है ये रैपिड रिवीजन आपके काम आएगा। अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट नर्सिंग टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मेड टॉक 119 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।